सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। ग्रुप 2 का नोटिफिकेशन शायद बहुत ही जल्दी आ जाए, ऐसी उम्मीद है। अखबारों में काफ़ी तेज़ी से इस ताल्लुक से खबरें चल रही हैं। हम तेलंगाना एकेडमी की जो तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन की जो बुक थी उसको लाइन टू लाइन हम पढ़ रहे थे। और काफ़ी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस दिए कि काफ़ी मदद मिल रही है सर तैयारी में। और जो हौसला आप लोगों ने मेरा बढ़ाया, काफ़ी व्यूज भी आ रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस भी लोग दे रहे हैं। खासतौर से जो ग्रुप 2 की ग्रुप 1 की मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी मैसेज मिले। शुक्रिया अदा सब लोगों ने किया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का भी एहसानमंद हूँ कि आप लोगों ने सराहा, मेरे लेक्चर्स को पसंद किया। तो हम आज पार्ट 5 की शुरुआत करेंगे। चलो असेंबली के टॉपिक से हमें देखना था, तो हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। वैसे तो हर टॉपिक मज़ेदार ही होती है, अगर समझ में अगर आ जाए तो देख लेते हैं। तो चलो असेंबली, जैसा कि मैंने कहा था 10 दिसंबर 2009 को चलो असेंबली स्टूडेंट्स ने ये प्रोग्राम मुनक़िद करने वाले थे, यानी तलबा हजरात। ये प्रोग्राम उस्मान यूनिवर्सिटी का जेएसी खास तौर पर पूरे असेंबली का घेराव करने वाले थे। क्यों? क्योंकि तेलंगाना उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की जो असेंबली थी वो 7 दिसंबर 2009 को शुरू हुई थी। ओके, 7 दिसंबर 2009 को शुरू हुई थी। तो जैसे कि चलो असेंबली, ये एक स्टूडेंट जेएसी की तरफ से ऐलान हुआ था कि हम असेंबली का घेराव करेंगे। तो काफी लोगों ने इनकी हिमायत की थी, इनका साथ दिया था। तेलंगाना में जितनी भी तंजीमें थे सब, टीआरएस पार्टी खासतौर पर, बीजेपी, सीपीआई, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, सभी लोगों ने जो चलो असेंबली जो प्रोग्राम मुनक़िद करने वाले थे स्टूडेंट जेएसी, तो उनका साथ दिया। खासतौर से एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जो मुलाजिमीन की जो तंजीमें थी, उन्होंने भी स्टूडेंट जेएसी का साथ दिया, जॉइंट एक्शन कमेटी का। कांग्रेस के भी जो छोटे छोटे कायदीन थे, जो जो मंडल लेवल पे, या उन लोगों ने भी स्टूडेंट जेएसी, और टीडीपी के जो छोटे छोटे कायदीन थे, एमएलए एमपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे लीडर थे, जो छोटे क्या बोलते हैं टाउन लेवल पे, जो मंडल लेवल पे जो होते, उन्होंने भी स्टूडेंट जेएसी का साथ दिया चलो असेंबली के लिए। वो भी हामी भरने लगे। इन हालात में स्टूडेंट जेएसी ने तैयारियां शुरू कर दी थी। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को ये क्या बोलते हैं पूरी तरीके से तैयार कर रहे थे एहतजाज करने के लिए, मार्च करने के लिए, रैली निकालने के लिए, और असेंबली का घेराव वो लोग करने वाले थे। और डिफरेंट उस्मान यूनिवर्सिटी को के अलावा और दिगर जो यूनिवर्सिटी जैसा काकतीय यूनिवर्सिटी, शातवाहना यूनिवर्सिटी, और दिगर भी जो पालामोर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, और दिगर जो बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट या डिग्री कॉलेज थे, उन सब लोग के जो सब स्टूडेंट्स थे, सब मिलकर के ऐसा स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो गए थे। अब एक तरफ गवर्नमेंट सरकार इस जो असेंबली का घेराव जो होने वाला था उसको रोकने की फिक्र में थी, और उसको रोकने की साजिश कर रही थी। और सरकार ने जो इकदाम किए, क्योंकि 10 दिसंबर एक सरकार के लिए एक सवाली दिन बन गया था, चैलेंजिंग डे जिसको कहा जाता। 23,000 पुलिस ओहदेदारों को हैदराबाद में तैनात कर दिया गया था 10 दिसंबर का जो चलो असेंबली प्रोग्राम था उसको रोकने के लिए। पूरे पूरे रियासत भर में 60, क्योंकि उस वक्त तकरीबन 23 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, तो 60 आईपीएस ऑफिसर को पूरी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, खास तौर से इस चलो असेंबली को, तेलंगाना की बात कर रहा हूँ मैं, 60 आईपीएस ऑफिसर्स को सिर्फ तेलंगाना में, कि तेलंगाना के उस वक्त के 10 अजलाओं में कैसे तैनात किया गया था। और खास और एक 35 आईपीएस ऑफिसर तो ऐसे थे जिनको सिर्फ हैदराबाद सिटी में तैनात कर दिया गया था, कि वो इस जो 10 दिसंबर की जो स्टूडेंट्स का जो असेंबली का घेराव जो करने वाले स्टूडेंट्स, उसको किसी हालत में रोके। और 1152 सेंट्रल फोर्सेस, 104 सीआरपीएफ फोर्सेस, और 120 आईसीआईएनएफ फोर्सेस, 1344 दिल्ली के जो आर्म रिजर्व की जो फोर्सेस थी वो, 630 630 बीएसएफ की फोर्सेस, इन सबको कैसे इस चलो असेंबली प्रोग्राम को रोकने के लिए सरकार ने इतनी बड़ी तादाद में 23,000 पुलिस, फिर और ये इतने फोर्सेस, जहां बोले वहां पुलिस का कैसो पहरा शुरू हो गया था। और तकरीबन 2,500 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको भी, के पूरे तेलंगाना में, आंध्रा से कुछ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स को लाके पूरे तेलंगाना में कैसे बिछा दिया गया था, पूरे गांव में पुलिस का पहरा लग गया था। और सरकार ने काफी सिक्योरिटी के इकदाम किए ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। और तेलंगाना में तो खैर पूरा पुलिस जाम बने, और पुलिस ने किसी को तेलंगाना के अंदर आने नहीं दिया। खास तौर से
पूरी हैदराबाद सिटी को चारों तरफ से पुलिस ने घेर दिया ताकि अजलाओं से कोई भी 10 दिसंबर के दिन हैदराबाद के अंदर दाखिल ना हो सके। इस किस्म के कड़े इंतजाम पुलिस ने कैसे उस वक्त किए थे 2009 में। 20 चेक पोस्ट तो, और 20 चेक पोस्ट सिटी के चौतरफ लगा दिए, और सिटी के अंदर भी 35 चेक पोस्ट, ताकि कोई भी असेंबली, क्योंकि असेंबली में एमएलए और पूरे चीफ मिनिस्टर, पूरे वज़रा यानी मिनिस्टर्स बैठे हुए होंगे। अब हजारों की तादाद में अगर असेंबली का घेराव अगर स्टूडेंट्स करेंगे तो काफी मुश्किलें पेश आने वाली है सरकार के लिए। तो बहरहाल पूरे हैदराबाद के अंदर 144 सेक्शन लगा दिया गया था, और पुलिस ने ये भी धमकी दी थी कोई भी हैदराबाद के अंदर कोई भी अजलाओं से हैदराबाद के अंदर दाखिल ना हो। और काफी डराया था पुलिस वालों ने, और लोग अंदर आने के लिए डर भी रहे थे। आमतौर पर जो उमूमी तौर पर जो लोग अंदर आते किसी काम के लिए, सरकारी काम के, उनके अंदर भी डर पैदा हो गया था। और पुलिस ने तकरीबन पूरे रोड्स को बंद कर दिया था जो हैदराबाद की तरफ, तेलंगाना से बाकी अजलाओं से जो रास्ते हैदराबाद की तरफ आते थे, पूरे उन रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया गया। पूरे हैदराबाद में और सिकंदराबाद में जहां बने वहाँ पुलिस की पिकेटिंग, पुलिस कैंप, और पूरे जो फेंसिंग जो कहते कि तक कोई पार करके ना एक इलाके से दूसरे इलाके में ना जा सके, और पूरे बैरिकेड्स लगा दिए थे हर हर तरफ। और पूरा हैदराबाद कैसे पुलिस कैंप की तरह हो गया था। डीजीपी खुद बहैसियत डीजीपी, वो खुद कैसे उस वक्त हैदराबाद में आमतौर पर हर जगह कैसे उन्होंने मुआयना किया, और पूरे हैदराबाद में एक कर्फ्यू का सिचुएशन फैल गया था। और स्टूडेंट ने भी गवर्नमेंट को धमकी दे दी थी कि हम किसी भी हाल में असेंबली का घेराव करके रहेंगे, आप जो चाहे कितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा लो, कितनी भी पाबंदियां लगा लो, हमको जो करना है वो हम करके रहेंगे। स्टूडेंट ने ये धमकी दे दी थी। इधर सरकार अपने इरादे पे मजबूत थी कि हम रोक के रहेंगे, और उधर स्टूडेंट्स अपने इरादे पे मजबूत हो गए थे कि हम असेंबली का घेराव करके रहेंगे। तो इन हालात में, ये सब हालात कब से पेश आ रही है? 7, 8, 9 दिसंबर 2009 की बात है। ओके, तो 9 की शाम तक ये सब चला। 7, 8, 9 दिसंबर 2009 तक ये सब चीजें चली जो मैं अभी ऊपर बोल के आया। फिर फाइनली 9 दिसंबर 2009 की सुबह आ गई। वो इधर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही ताकि कोई हैदराबाद में ना आ सके, और ये सब चल रहा। और उस वक्त केसीआर साहब की और जो सेहत थी और कोई और खराब होना शुरू होगी, और लोगों के अंदर एक बेचैनी का माहौल पैदा हो गया कि अब क्या हो गया। हर आदमी के जहन में एक ही बात गुजरे कि केसीआर साहब तकरीबन 10 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, कुछ खाया पिया इन्होंने नहीं, तो क्या होगा। सब लोग, सबके सर तेलंगाना की एक आम आवाम, सब लोगों के जहन में, हिंदुस्तानी सतह पर जितने भी कायदीन थे मुख्तलिफ पार्टियों के, सबके जहन में वही बात चल रही। और काफी हेल्थ केयर सो खराब होते जा रही थी केसर साहब की, और लोगों के अंदर एक बेचैनी का माहौल, यानी एक क्या बोलते हैं, एक बेचैनी का माहौल तेलंगाना में देखा गया उस वक्त। और कांग्रेस पार्टी असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी कांग्रेस पार्टी को काफी तनकीदों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपोजिशन जाहिर बात है छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जो हालात थे पार्लियामेंट में भी पूरे हिंदुस्तानी सतह पर जो एमपी थे वो सवाल करने लगे कि तेलंगाना में जो भी हो रहा। फिर इधर का असेंबली में भी कांग्रेस पार्टी काफी तनकीदें और काफी झेलना पड़ा। तो इन हालात में कांग्रेस पार्टी के ऊपर काफी दबाव पड़ा पूरी चौतरफ से, और उनके पास और कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील दे दें। राइट। तो इन हालात में, इन हालातों के अंदर कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठी, और काफी तबादले ख्याल हुआ, काफी डिस्कशंस हुए। और उसके बाद फिर एक बार कांग्रेस की कमेटी बैठी, कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद फिर से एक बार बैठी। फिर 7 बजे का टाइम था, फिर से एक बार बैठी। तीसरी बार सोनिया गांधी के घर पे शाम के टाइम पे 7 बजे के टाइम पे फिर से एक बार मीटिंग हुई। उस दिन 9 दिसंबर 2009 को तकरीबन 4 बार कैसो कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक हुई। फिर बाद में चौथी बार प्राइम मिनिस्टर के घर पर गया, सो फिर से एक बार बैठक हुई। वक्तन बवक्तन कुछ ही अरसों के, कुछ घंटों के अरसों के अंदर फिर से एक बार कोर कमेटी की मीटिंग बैठ रही कि क्या डिस्कशन, क्या नतीजे पर पहुंचे, क्या नतीजा और क्या ऐलान करेंगे हम, इन इन चीजों को लेकर कोर कमेटी की मीटिंग बार बार, कभी सोनिया गांधी के घर पे बैठ रही, कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोर कमेटी की कांग्रेस की मीटिंग बैठ रही। तो काफी तवील जो डिस्कशन हुआ और काफी सीरियस संजीदा तौर पर जो डिस्कशन हुआ, उसके बाद फाइनली 9 दिसंबर 2009 रात के 11:30 बजे होम मिनिस्टर ने अपने सरकारी जो रिहाइश गाहें थी, वो दिल्ली का जो साउथ ब्लॉक, वहां से एक अनाउंसमेंट दिया। और वो अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके से था। मैं उसको पूरी लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट विल बी बिगिन, मतलब अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा
और तेलंगाना को क्या, तेलंगाना का रेजोल्यूशन तेलंगाना की यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की असेंबली में रखा जाएगा। और सेंटर की हुकूमत यानी मरकजी हुकूमत एपी के चीफ मिनिस्टर को ये हिदायत उस वक्त दी गई थी कि जितने भी 29 नवंबर 2009 से लेकर जितने भी लीडर्स, जितने भी केसीआर साहब के ऊपर जितने भी केसेस थे वो, और जितने भी स्टूडेंट्स और दीगर लोगों के ऊपर जो भी केसेस फाइल किए गए इस तहरीक में, अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में, उन सब केसेस को वापस देने के लिए चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश को हुक्म दिया था मरकजी हुकूमत ने। और चीफ मिनिस्टर को यह भी हिदायत दी गई थी कि इमीडिएटली क्या है सो केसेस उनके ऊपर से हटा दिए गए। और होम मिनिस्टर ने उस वक्त ये भी ऐलान किया कि हम काफी परेशान थे केसीआर साहब की हेल्थ की कंडीशन को लेकर, उनकी सेहत को लेकर भूख हड़ताल की वजह से। और हम अभी इंतजार करते हैं केसीआर साहब से कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। और सभी लोग से ताउन की अपील की गई थी कि हालात फिर से कैसो बेहतर हो जाए तेलंगाना खित्ते के अंदर, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत में। तो इस किस्म से कैसा अनाउंसमेंट दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। होम मिनिस्टर ने ये कहा था कि अलहदा तेलंगाना रियासत बना दी जाएगी। केसीआर साहब, जब ये जाहिर बात है पूरे तेलंगाना में खुशी का माहौल, तो केसीआर साहब ने अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी थी। 11वां दिन था वो। जयशंकर और तेलंगाना केसीआर साहब के जितने भी हामी यानी जो सपोर्टर्स थे, तो वो सब लोग जो खास टीआरएस पार्टी के खासतौर कायदीन थे, वो सब कैसे केसीआर साहब के पास निम्स हॉस्पिटल में वो लोग पहुंचे और नींबू पानी उन्हें दिया गया। और जिस वक्त जय तेलंगाना इन नारों के बीच में केसीआर साहब को खुद जयशंकर साहब ने अपने हाथ, प्रोफेसर जयशंकर साहब ने अपने हाथों से नींबू का जूस पिलाकर कैसे उनकी स्ट्राइक को खत्म कराया। फिर केसीआर साहब मीडिया के सामने आए, उन्होंने बातचीत करते हुए ये कहा कि हम खास तौर से सोनिया गांधी, मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं, खास तौर से शुक्रिया अदा करते हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा था कि वो अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील देंगी। हम मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अपोजिशन लीडर एन के अडवाणी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर जो मुद्दा उठाया था उसको। और जब तहत अच्छी हो जाएगी, मैं इन सब लोगों से पर्सनली जाके इन सब लोगों से मिलके मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और तमाम जो जो फैमिलीज, जो खानदान इस तहरीक की वजह से मुतासिर हुए, चाहे जाती तौर पर या माली तौर पर, उन सबको कैसे बचाया जाएगा, उनकी इमदाद की जाएगी, ऐसा केसीआर साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। हमें खुशी है कि मरकजी सरकार ने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का अनाउंसमेंट किया है। और जिस तरीके से स्टूडेंट्स, लॉयर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स और पार्टी के जितने भी लोग थे, इन सब लोगों ने तहरीक में हिस्सा लिया। हमें खुशी है कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत को पाने में कामयाब हुए। और मैं तमाम अपनी पूरी जिंदगी भर, क्योंकि सभी लोगों ने तहरीक में हिस्सा लिया, हंगर स्ट्राइक पे तो ये बैठे थे, अगर आवाम सपोर्ट नहीं करती तो गवर्नमेंट अपना सर झुकाती ही नहीं थी। तो हम पूरी जिंदगी भर मैं सबका शुक्रगुजार रहूंगा, इन सब लोगों का, स्टूडेंट्स का, लॉयर्स का, टीचर्स का, लेक्चरर्स का, और जितने भी लोगों ने तहरीक में हिस्सा लिया उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा केजर साहब ने उस वक्त मीडिया से बातचीत करते हुए। और मेरा बचपन का ये ख्वाब था कि अलहदा तेलंगाना रियासत को मैं देखूं, इस तरीके से उन्होंने कहा। और खासतौर से उन्होंने मीडिया यानी साफी तबके का और हजरात का भी क्या शुक्रिया अदा किया, जिस अंदाज से उन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत की जो जद्दोजहद थी, अलहदा तेलंगाना रियासत की जो सरगर्मियों को जिस तरीके से उन्होंने नुमाया किया मीडिया के जरिए, पेपर्स के जरिए। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इन सब लोगों का क्या है सो शुक्रमंद रहूंगा। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि 11 दिन की जो मेरी भूख हड़ताल की वजह से मैं अभी ज्यादा बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, हालत में नहीं हूँ, ऐसा कहते हुए वो मीडिया से बातचीत करते हुए फिर वो रुखसत हो गए। बहरहाल 52 ईयर्स के बाद, 54 साल के वक्फे के बाद पहली बार मरकजी हुकूमत ने एक क्लियर, एक साफ तरीके से अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के ऊपर बात की थी। हर गांव में और हर शहर में और हर हर सतह पर पूरे तेलंगाना में, दिल्ली से लेकर गली तक जो नारे गूंजे तेलंगाना के अंदर, वो जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना, और हर जगह जश्न का माहौल देखा गया था। तो हर जगह जश्न का माहौल, दिल्ली से लेके गली तक एक ही नारा गूंज रहा था, जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। तो इस तरीके से, और काफी लोग कैसे जश्न के मूड में या हालत में देखे गए थे। और क्योंकि काफी दिसंबर का महीना था तो काफी सर्दी थी, तो इसकी भी परवाह न करते हुए लोग घरों से निकल कर आगे, पटाखे इन्होंने फोड़े और एक दूसरे से गले मिलकर कैसे अपनी खुशी का इजहार किया।
खासतौर से स्टूडेंट्स वो तो और ज्यादा खुशी के मारे क्या है सो झूम उठे थे। और पूरे तेलंगाना में एक त्योहार, एक फेस्टिवल का माहौल देखा गया था। एक दूसरे को लोग बधाइयां दे रहे थे, जो एक दूसरे को लोग ग्रीटिंग दे रहे थे। और सारी रात 9 दिसंबर और 11:30 बजे ऐलान होने के बाद सारी रात क्या है सो लोग जश्न और एक दूसरे को मिठाई बांटते हुए नजर आए, मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। और खुशी का ये माहौल था, जश्न का ये माहौल था कि जहाँ माहौल था कि आसमान को छू रही थी। और तकरीबन पूरे स्टूडेंट्स क्या है सो अलहदा तेलंगाना रियासत का क्या ऐलान होने के बाद खुशी के मारे रोड पर निकल के आ गए और ये गाने गाने और डांस करने झूमने लग गए थे। अब उस ये हालात तेलंगाना में थी। अब सीमा आंध्रा में यानी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में जब ये सब चीजें देखी गई, जश्न का माहौल देखा गया, उसी वक्त आंध्रा में क्या हुआ देखते हैं। तेलंगाना में लोग जब जश्न मना रहे थे तो उस वक्त उसी रात सीमांध्रा के लोगों ने कैसे एहतजाज शुरू कर दिया अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को लेकर। और इन लोगों ने जो तरीका जो अपनाया था वो था रेजिग्नेशन, यानी इन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, सियासी बहरान मचाने की इन्होंने कोशिश की। और उस वक्त आंध्रा में जो टोटल एमएलए होते थे, क्योंकि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के जो एमएलए थे 294, उसमें से तेलंगाना के 119, तो बचे कितने 175 जो आंध्रा के एमएलए थे, उसमें से 140 ने इस्तीफा दे दिया था। 20 एमपी 25 मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में जो 25 एमपी थे उसमें से 20 एमपी ने कैसे इस्तीफा दिया, आप कह सकते हैं 20 कैसा होते। 42 में से तो यानी राज्यसभा के एमपी को मिलाकर एमएलसी ने भी कैसे इस्तीफा दे दिया था। और मरकजी और रियासती हुकूमत को ये धमकी दी थी कि अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील नहीं दी जानी चाहिए। जितनी भी सियासी जमातें थी, एक टीआरएस पार्टी को छोड़कर, उन सबको कैसे उम्मीद ही नहीं थी कि तो मरकज की हुकूमत अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील देंगी, क्योंकि टीआरएस पार्टी एक जस्ट एक तहरीक चला रही, बस इतना ही समझ रहे थे। लेकिन इस हालात में मरकजी हुकूमत अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का कैसा ऐलान करेंगी, किसी को उम्मीद नहीं थी टीआरएस पार्टी को छोड़कर। तो उस वक्त जो बरसर इख्तिदार जो कांग्रेस पार्टी थी, तो इनको छोड़कर जितनी भी जो सियासी जमातें थी उनको वो तकलीफ में आ गए। क्यों? क्योंकि वजह ये थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर काफी दबाव आया था अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट जैसे ही हुआ तो आंध्र प्रदेश में और खासतौर से तेलंगाना में, सॉरी, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना जो एक खित्ता था उसके अंदर जितने भी सियासी कायदीन थे, खासतौर से चंद्रबाबू नायडू, चिरंजीवी, उनका मुस्तकबिल कैसे एक शक का शिकार हो गया था। क्यों? अब ये पनपने वाले नहीं थे, इनके इन्होंने बज़ाहिर तेलंगाना कह रहे थे, तेलंगाना को तश्कील को लेकर वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये तेलंगाना के खिलाफ थे। तो बहरहाल खासतौर से टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू, पीआरपी यानी चिरंजीवी और चंद्रबाबू नायडू, ये सिर्फ तेलंगाना के अंदर पूरी तरीके से क्या अपना असर खो देंगे। और आंध्रा के अंदर भी इनका असर कुछ हद तक ही रह जाएगा, ज्यादा भी असर दिखा नहीं पाएंगे। मतलब इनका अब सियासी जो मुस्तकबिल था वो दाव पे लग गया था इस अनाउंसमेंट से, अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के ऐलान के बाद। ओके, और कांग्रेस पार्टी यही चाह भी रही थी। और क्योंकि बिल्कुल जीरो हो जाएंगे ये, तो इस तरीके से वो। और सीमांध्रा के जो इन्वेस्टर्स थे, यानी जो पैसे वाले जो तबका जो यहाँ पे सीमांध्रा से तेलंगाना में इन्होंने जो पैसा लगाया था, उनका भी मुस्तकबिल क्या बोलते, शक का शिकार हो गया था, क्योंकि अब क्या होने वाला है पता नहीं। ओके, तो इन हालात में जो एमएलए एमपीज और एमएलसी थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इन्होंने ये कहा कि हमने जो इस्तीफा दिया है, जिन जिन लोगों ने हमको जिता कर लिया, उनके कहने पर, उनकी ख्वाहिश पर कैसे हम इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर्स के कहने पर हम इस्तीफा दे रहे हैं, वो ऐसा कहने लगे। लेकिन असल बात तो ये थी कि उनकी माली दिलचस्पी, यानी काफी पैसा इन्होंने तेलंगाना में लगा रखा था। अब वो अपनी क्या बोलते हैं सेल्फिशनेस, अपने लिए कैसे उन्होंने इस्तीफा दिया था, असल तो वजह वो थी। लेकिन जो लोगों की वजह से, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अवाम की ख्वाहिश पर हमने इस्तीफा दिया, ऐसा वो कहना शुरू हो गए थे। लेकिन असल उनका जो था, तो तेलंगाना में जो माल उन्होंने लगाया था, जो इन्वेस्ट किया था, उस वो कैसो वापिस इनको मिलना या आगे इनका कुछ मुनाफा होना, ये डाउट में आ गया था। तो इसको लेकर कैसो असल में तेलंगाना रियासत की तश्कील को रोकने के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया था। बहरहाल हर जगह सीमांध्रा में बंद बना रहे थे, जहां बोले वहां पूरा सीमांध्रा को बंद कर दिया गया था।
यानी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स पूरे कैसे बंद कर दिए गए और हर जगह स्ट्राइक्स के कैंप्स देखे गए, जो जहां बोले वहां के कैंप्स चल रहे। और सभी लोग अपने नजरिए, अपने पार्टी के झंडे और एजेंडा और इलेक्शन मैनिफेस्टो को अलग रखकर कांग्रेस के, टीडीपी के और मुख्तलिफ सियासी पार्टी सब लोग एक मिलकर के ऐसो एक होकर अब एक झंडे के नीचे आ गए थे और तेलंगाना रियासत की तश्कील को रोकने की ये कोशिश कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने उस हालत में क्या, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को मरकजी हुकूमत से अहकाम मिल चुके थे कि तेलंगाना के ताल्लुक से रेजोल्यूशन असेंबली में रख दिया जाए। अब इन हालात में वो रेजोल्यूशन रखने के मौकूफ में भी नहीं थे, पोजीशन में नहीं थे। तो उन्होंने कहा अगर सभी सियासी पार्टी अगर राजी है तो हम अलहदा तेलंगाना रियासत के रेजोल्यूशन को असेंबली में रख देंगे। लेकिन उसी वक्त जैसा ही चीफ मिनिस्टर ने कहा, पीआरपी के जो चिरंजीवी थे उन्होंने अपना दाव बदल दिया अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। उन्होंने अपनी जो राय थी वो बदल दी। पहले तो तेलंगाना रियासत की तश्कील को लेकर क्यों देर कर रहे, इस तरह का सवाल उन्होंने किया था। जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी 7 दिसंबर 2009 को, अब वो 9 दिसंबर के ऐलान के बाद क्या है, जब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एक रेजोल्यूशन रख देंगे, तो अब पीआरपी के जो चिरंजीवी थे वो अपना राय उन्होंने बदल दी और ये कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील नहीं होनी चाहिए, पहले लोगों से डिस्कशन होना चाहिए, पूरे पार्टी से डिस्कशन होना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने कहा। और चंद्रबाबू नायडू जिस वक्त 11:30 बजे होम मिनिस्टर का ऐलान खत्म होती, चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया से मुखातिब होकर ये कहा था कि हम मानते हैं कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने की बात हमने की थी, लेकिन डिस्कशन करना चाहिए था। बिना डिस्कशन किए दो तबका, दो खित्ते आंध्र और तेलंगाना के लोगों से डिस्कशन करना चाहिए था। बिना डिस्कशन करे के डायरेक्ट ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने काफी गैर जिम्मेदाराना तरीके से क्या है एक कंट्रोवर्शियल, यानी एक जो जिस अंदाज में अनाउंसमेंट किया था, कंट्रोवर्शियल अनाउंसमेंट है, गैर जिम्मेदाराना तरीके से क्या लापरवाही कांग्रेस पार्टी ने बरती। मैच फिक्सिंग किया कांग्रेस पार्टी ने, इस तरीके से इल्जाम चंद्रबाबू नायडू ने लगाना शुरू कर दिए और आंध्र प्रदेश को एक आखिरी भट्टी कांग्रेस पार्टी ने बना दिया। इस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया से मुखातिब करके वो जो बोलना ये चाह रहे थे, जो बोला उन्होंने यही था कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को लेकर ये राजी नहीं थे। कुछ ही मिनट्स के अंदर चंद्रबाबू नायडू ने ये स्टेटमेंट दिया था जो मैं ऊपर रेड लाइन में आपको सुना चुका हूँ। ओके, तो और इन्होंने सीमांध्रा के अंदर ही ये दरवाजा खोला था कि सभी लोग क्या बोलते इस्तीफा दे, ताकि एक सियासी बहरान पूरे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अंदर कायम हो जाए। तो खुद इनकी पार्टी के 22 एमएलए ने क्या इस्तीफा दिया था, एक एमएलसी ने, और इन्होंने बस यात्रा भी की थी। टीडीपी ने आंध्रा में बस यात्रा की, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को ही रखा जाना चाहिए, अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील नहीं दी जानी चाहिए, उसको लेकर इन लोगों ने बस यात्रा भी की थी। 18 दिसंबर 2009 को कन्नूर से लेकर श्रीकाकुलम तक येनोमला रामकृष्णुडू, ये टीडीपी के उस वक्त मेंबर एमएलए थे, इनकी सदारत में कन्नूर से श्रीकाकुलम तक बस यात्रा इन्होंने की। प्रजा राजा पार्टी के जो चिरंजीवी थे, इन्होंने भी क्या सो अपनी क्या बोलते 18 दिसंबर 2009 को इन्होंने ये ऐलान किया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश ही रखा जाना चाहिए, तेलंगाना रियासत तश्कील नहीं दी जानी चाहिए। और इसी तरीके से पूरे एपी में तकरीबन उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को लेकर तहरीक शुरू हो गई थी और चिरंजीवी ने खुद भी बस यात्रा शुरू की थी। इनकी जो एमएलए जो हल्का था तिरुपति से, इन्होंने बस यात्रा शुरू की थी। उस वक्त बहुत बड़े एक एक्टर थे मोहन बाबू, जो आज भी है, उन्होंने भी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तहरीक में कैसे हिस्सा लिया और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को ही सपोर्ट किया था। अब हर जगह आंध्रा में बंद, रैलीज, रास्ता रोको, हंगर स्ट्राइक ये पूरा चल रहा और वो एक सियासी बहरान मचाने की कोशिश की गई थी। इस्तीफा देकर, पूरे सियासतदानों ने इस्तीफा देकर, ओके, और ताकि ताकि असेंबली के अंदर तेलंगाना बिल को लेकर किसी नतीजे पर ना पहुंचा जाए, ये सब हालात पैदा करने के लिए इन्होंने ये सब तमाशे वहां पे किए थे। अब तेलंगाना की जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की उस वक्त असेंबली थी, असेंबली में क्या है दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप वो था तेलंगाना के जो ताल्लुक रखने वाले, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे टीआरएस के हो, चाहे टीडीपी के हो, चाहे पीआरपी के हो, किसी भी सियासी पार्टी के हो, तेलंगाना के अगर है तो तेलंगाना ग्रुप। आंध्रा में चाहे कांग्रेस के एमएलए हो, चाहे टीडीपी के एमएलए हो, चाहे पीआरपी या किसी भी सियासी जमात के एमएलए हो, वो एक ग्रुप। सिर्फ दो ही ग्रुप उस वक्त असेंबली में देखे जा रहे थे, पार्टियों को अलहदा रखकर, नजरियों को अलहदा रखकर। अब दो ग्रुप, एक ग्रुप क्या असेंबली के अंदर जय तेलंगाना के नारे लगा रहा और एक आंध्र का ग्रुप जय समाख्या आंध्र प्रदेश के नारे लगा रहा। तो इस हालत में क्या काफी
हालात काफी बेकाबू हो गए थे। तो स्पीकर उस वक्त नल्लारी किरण कुमार रेड्डी हुआ करते थे, बाद में ये चीफ मिनिस्टर भी बने। तो 10 दिसंबर 2009 को इन्होंने असेंबली के सेशन को हमेशा के लिए, यानी उस वक्त सेशन को ही समाप्त कर दिया, इंडेफिनेटली कैसे असेंबली को उस वक्त उन्होंने समाप्त किया। अब आंध्रा में यानी सीमा एमपी जो थे, पार्लियामेंट में भी यही नजारा देखा गया। तेलंगाना की एमपी चाहे कांग्रेस के हो, चाहे टीआरएस के हो, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, ये एक ग्रुप, और पार्लियामेंट में आंध्रा के एमपी वो एक ग्रुप। अब ये जय समय के आंध्रा, ये लोग जय आंध्र पर जय तेलंगाना, इस तरीके से हालात देखे गए थे। और काफी तशद्दुद हुआ था आंध्र रीजन में, यानी इस वक्त यहाँ पर जिस वक्त तहरीक चली अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर, तो यहाँ पे तशद्दुद, अब वहां पे तशद्दुद शुरू हो गया था। अब उस वक्त केसीआर साहब ने लोगों से मुखातिब करते हुए कहा कि आप अमन को यानी पीस को बचाए रखें, और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो अलहदा तेलंगाना रियासत को की तश्कील देंगे, तो अभी हम किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि अब उधर आंध्रा के इलाके में खित्ते में कैसो तहरीक शुरू भी हो चुकी थी, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को ही रखा जाना चाहिए इसको लेकर। तो उन हालात में केसीआर साहब ने तेलंगाना के अवाम से मुखातिब करते हुए कहा कि इन हालात को संभालना वो किसकी जिम्मेदारी है, मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हमें हमें यकीन है यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर और मनमोहन सिंह पर और केंद्र की सरकार पर कि वो हैदराबाद के साथ, हैदराबाद को शरीक करते हुए, हैदराबाद को देते हुए, हम हैदराबाद को कैपिटल बनाते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत को बनाकर हमको देंगे। और हमें उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मरकजी हुकूमत पीछे नहीं हटेगी, और किसी किस्म का कैसो तकलीफ हमको नहीं होगी हैदराबाद के साथ अलहदा तेलंगाना रियासत को पाने में। और किसी तरीके का फिर से तहरीक शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया, और तेलंगाना और आंध्रा के जो क्या बोलते हैं डिवाइड होगा, यानी अब यहाँ से रियासत अलहदा डिवाइड हो जाएंगी। तो इन हालात में तो मतलब ओवरऑल केसीआर साहब ने ये कहा कि अभी फिलहाल किसी किस्म का हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो कुछ भी आंध्रा तो खित्ते में हो रहा वो होने दीजिए। मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है, मरकजी हुकूमत ने जो जिम्मेदारी ली उन पे भरोसा है। हमें हैदराबाद के साथ हमें हमारा अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील मिल जाए, तो तश्कील हो जाएंगी, हमें तेलंगाना रियासत मिल जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो हाई कोर्ट में भी यही देखा गया, जितने भी एडवोकेट्स थे तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले, तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट जय तेलंगाना कह रहे हैं, और आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले हाई कोर्ट में जो एडवोकेट्स थे वो जय समय के आंध्रा कह रहे हैं। अब इस वक्त क्या है, सो हाई कोर्ट में भी ये क्या बोलते हैं धरना, और वहां पे भी तहरीक शुरू हो गई, क्योंकि हाई कोर्ट में तो आंध्रा के भी एडवोकेट्स रहेंगे, तेलंगाना के एडवोकेट रहेंगे खित्ते में, क्योंकि तेलंगाना खित्ते में तो रियासत की एतबार से। लेकिन हाईकोर्ट की जहां तक बात की जाए, भाई आंध्रा के भी लोग तो आगे वहां पे वकालत करेंगे ना, तो वहां से बहरहाल हाईकोर्ट के अंदर अब वहां पे तेलंगाना के भी एडवोकेट्स हैं, आंध्रा के भी एडवोकेट्स हैं। तो ये हालात में अब वहां पे भी धरने रैलीज, इधर तेलंगाना के एडवोकेट्स अपनी तरफ तेलंगाना की हिमायत कर रहे हैं, और उस वक्त उस तरफ आंध्रा के जो एडवोकेट्स है एक ही हाईकोर्ट के दायरे के अंदर, बाउंड्री के अंदर, तो ये सब हंगामे चले। तो इन हालात के अंदर क्या है, सो सेंटर ने जो मरकजी हुकूमत है उन्होंने भी थोड़ा अपना जो ये रवैया थोड़ा सा बदला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा पीछे हट गया अलहदा तेलंगाना रियासत को बनाने में, और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के बंटवारे को लेकर, क्योंकि जो भी हालात पेश आए थे, तो तहरीक काफी क्या रुक नहीं रही थी आंध्र में भी। समय के आंध्र प्रदेश को लेकर जो तहरीक आंध्रा वालों ने चलाई वो रुक नहीं रही थी। और क्योंकि मरकजी हुकूमत ने जो ऐलान किया था, सबसे पहला तो उनका मंसूबा यही था कि केसीआर साहब अपनी स्ट्राइक को खत्म कर दें। 15 दिन हो गए आंध्रा में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को लेकर तहरीक जोरों से चल रही है। तो फाइनली 23 दिसंबर 2009 का दिन था कि फिर से एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट दिया था। वो अनाउंसमेंट क्या है हम देखेंगे, ओके तो देख लेते हैं। तो 23 दिसंबर 2009 फिर से चिदम्बरम, जो उस वक्त होम मिनिस्टर हुआ करते थे मरकजी हुकूमत के, उन्होंने फिर से एक अनाउंसमेंट दिया, और उन्होंने ये कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। क्यों? हमने तो ऐलान कर दिया कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील देंगे, लेकिन हमने ऐलान इसलिए किया था, ये चिदम्बरम कह रहे हैं कि हमने ऐलान इसलिए किया था कि चीफ मिनिस्टर ने जो 7 दिसंबर 2009 की जो आल पार्टी यानी तमाम सियासी जमातों से बातचीत की थी, और सब तमाम तमाम सियासी जमातों ने अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर हामी भरी थी, सपोर्ट किया था। लेकिन अब हालात चेंज हो गए।
सपोर्ट करने की वजह से हम 9 दिसंबर 2009 को क्या है, हमने अलहदा तेलंगाना रियासत की तशकील को लेकर हमने ऐलान किया था। लेकिन अब आंध्र प्रदेश के अंदर अब मुख्तलिफ सियासी पार्टी ने अपना रुख बदल दिया। कुछ अब समय यानी कुछ मुत्तहदा आंध्र रियासत को ही लेकर क्या है, हम ही भर रहे हैं। अब तक तो तेलंगाना रियासत को लेकर सपोर्ट कर रहे थे, तो ये हालात अब पैदा हो गए। तो अभी फिलहाल जो जरूरत है वो जरूरत ये है कि पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर, इधर तेलंगाना खित्ते में भी और उधर आंध्र के खित्ते में भी पहले अमान को कायम करने की जरूरत है। और मैं गुजारिश करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स से जो तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं, इधर तेलंगाना में भी और उधर आंध्रा में भी, तमाम मैं पूरे तेलंगाना के दो खित्तों के जो लोग हैं उन सब से गुजारिश करता हूँ। और तमाम इस तरीके से चिदम्बरम ने कहा था, और तमाम सियासी जमातों से भी मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले हारमोनी, पीस यानी अमान को कायम रखें। किसी किस्म का क्या सो क्या क्या कहेंगे उसको, किसी किस्म का तशद्दुद ना करें। ओके, मतलब जो पूरा उनके कहने का मतलब ये था, 23 दिसंबर 2009 को चिदम्बरम जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, उनके अनाउंसमेंट का जो एक ही लाइन में अगर कहे तो वो यही था कि फिलहाल अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को लेकर कार्रवाई रोक दी गई है, और रोक दी गई भी थी। ओके, तो ये था मतलब। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, तेलंगाना में जॉइंट एक्शन कमेटी बनी। क्यों? क्योंकि देखिए 29 नवंबर 2009 से लेकर 9 दिसंबर 2009 तेलंगाना में अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर तहरीक चली। फिर अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद फिर 10 दिसंबर 2009 से लेकर 23 दिसंबर 2009 आंध्रा में क्या है सो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश को लेकर तहरीक चली। तो वहां पे काफी अमन व अमान कायम नहीं था, काफी तशद्दुद हो रहा था। अब फिर से 23 दिसंबर को जब चिदम्बरम का फिर से एक अनाउंसमेंट आया, तो कुछ हद तक इन्हें तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को जब रोक दिया गया, तो फिर से 23 दिसंबर 2009 अब तेलंगाना में गड़बड़ शुरू हो गई। तो इन हालात के चलते हुए किस तरीके से फिर से एक बार कैसो मरकजी हुकूमत को झुकाया जाए, और अलहदा तेलंगाना रियासत का जो ऐलान हो चुका है, ठीक है, उसके हिसाब से किस तरीके से रियासत हम हासिल कर सकते हैं, उसको लेकर जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी। अब वो जॉइंट एक्शन कमेटी क्या है वो देख लेते। 23 दिसंबर 2009 की बात थी कि जैसा ही होम मिनिस्टर का जो ऐलान आया कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए तवील मशावरत की जरूरत है, मतलब ये कहना चाह रहे थे कि फिलहाल जो प्रोसेस है उसको रोक दिया गया। तो उस जी ये जैसा ही ये तो तेलंगाना के अंदर एक बेचैनी का माहौल पैदा हो गया था। पूरे लोग क्या सो फिर से एक बार सड़कों पे निकल के आ गए, जहां बोले वहां बंद मनाने की क्या सो हालात पैदा हो गए थे, और लोग बंद मना रहे थे। क्योंकि पीआर उस वक्त जो भी जितनी भी सियासी पार्टी थी उन्होंने अपना रुख बदल लिया था। खासतौर से प्रजा राज्य पार्टी, उन्होंने 18 दिसंबर 2009 को मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तायद कर दी थी। अब तक तो अलहदा तेलंगाना रियासत की तायद कर रहे थे। तो इन हालात को लेकर पूरे तेलंगाना के अंदर जो भी पार्टीज थी, तकरीबन क्या है सो उनका जो फाउंडेशन था वो तो यानी तकरीबन बेचैनी के हालात पाए गए। खासतौर से पीआरपी की जो पार्टी थी, प्रजा राज्यम पार्टी, तो तेलंगाना के जो जितने भी लीडर्स थे उन लोगों ने क्या है सो प्रजा राज्यम पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया था, और तेलंगाना प्रजा राज्यम पार्टी एक अलग से एक अपनी पार्टी इन्होंने बना दी थी। तेलंगाना प्रजा राज्यम पार्टी की जो मेंबरशिप से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये हालत पेश आए। इस तरफ कांग्रेस और अपोजिशन दो भी तेलंगाना और आंध्रा को लेकर क्या बोलते हैं फूट पड़ चुकी थी इनके अंदर। कांग्रेस के जो आंध्र प्रदेश के जो एमएलए थे वो जय आंध्र समय के आंध्रा बोले, और इधर इस तरफ टीडीपी के जो आंध्रा के जो लोग थे वो समय के आंध्रा बोले। उसी तरफ से कांग्रेस और टीडीपी के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले जय तेलंगाना बोले। इस तरीके से क्या है सो वो एक एक मानों में क्या है सो फूट पड़ चुकी थी सबके अंदर। तो जितने भी एमएलए थे अब तेलंगाना में, वो क्या है सो अब रिजाइन करने के क्या क्या बोलते चाह रहे थे, रिजाइन करे, इस्तीफा दे। इन हालात में चीफ मिनिस्टर ने फिर से अनाउंस किया कि 144 सेक्शन फिर से अनाउंस कर्फ्यू यहाँ पे तेलंगाना में फिर से नाफिज कर दिया गया था। तो इन हालात को लेकर काफी तेलंगाना में, तो इन हालात में क्या क्या हालात पेश आए और उसकी तफसीलात जरा हम देख लेते हैं। तो हुआ यूं था कि जो ऑनरेबल जो केसीआर साहब थे वो जानना रेड्डी के घर पर गए थे। जो भी हालात उस वक्त
क्योंकि तेलंगाना में फिर से गड़बड़ शुरू हो चुकी थी, जहाँ बोले वहाँ पुलिस के दस्ते ने तैनात कर दिए गए थे रियासत भर में। तो इस वक्त उनके होम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के बाद लोगों के अंदर फिर से बेचैनी देखी गई। तो टीआरएस के जो सदर थे चंद्रशेखर राव, ऑनरेबल कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब, ये जाना रेड्डी के घर पर गए, कांग्रेस पार्टी के उस वक्त मिनिस्टर थे, उनके घर पर जाकर इन्होंने ये इल्तिजा की और दिगर सियासी जमातों को लेकर भी उन्होंने बातचीत की। और एम्प्लॉयज यूनियन यानी मुलाजिमीन की जो तंजीमें रहती उनसे बातचीत की। अवामी तंजीमें जो रहती, पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा था, उनसे भी बातचीत की। और फाइनली ये नतीजा तय पाया गया था कि एक तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी बना दी जानी चाहिए। इसी को लेकर 24 दिसंबर 2009, क्योंकि 23 दिसंबर को ऐलान हुआ था चीफ चिदम्बरम का, होम मिनिस्टर का, तो 24 दिसंबर 2009 को कलिंगा भवन, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है, कलिंगा भवन, रोड नंबर 12, बंजारा हिल्स, ओके, यहाँ पर टीआरएस पार्टी की कायदीन खुद कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर और जाना रेड्डी और कांग्रेस के दिगर कायदीन, बीजेपी के तेलंगाना प्रजा राज्यम के प्रजा राज्यम पार्टी से टूट कर इन्होंने एक अलग खिता बना लिया था, प्रजा राज्यम के कायदीन मिलकर तेलंगाना प्रजा राज्यम के लोग, एनजीओ की जो तंजीम थी वो, और उसी असातिजा की तंजीम, उसी तरीके से लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन और दिगर तंजीमें मिलकर, और जिस तरीके से राइटर्स और क्या बोलते हैं आर्टिस्ट और जो भी दिगर तंजीमें, इन सब लोगों ने मिलकर प्रोफेसर कोदंडराम रेड्डी की सदारत में एक कलिंगा भवन में 24 दिसंबर 2009 को इन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक की थी, बहुत बड़ी मीटिंग की थी। तवील मशाविरत के बाद ये तय पाया गया कि एक अवामी तंजीम बना दी जाए, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए, और उसी का नाम था तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी। इसके सदर के तौर पर चुना गया था तेलंगाना विद्यावंतुला वेदिका के सदर, यानी खुद प्रोफेसर कोदंडराम को इसके कन्वीनर के तौर पर या सदर के तौर पर चुना गया था। क्यों? क्योंकि जेएसई में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को सदर चुनते तो फिर किसी एक पार्टी की नुमाइंदगी करती। तो सब जो सियासी जमातें थी और दिगर जो अवामी तंजीमें थी, इन सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया गया था कि ऐसे आदमी को सदर रखना चाहिए, कन्वीनर रखना चाहिए, जो किसी किस्म से किसी भी सियासी पार्टी से इसका ताल्लुक ना हो। क्यों? क्योंकि सब सियासी जमातों को लेकर तहरीक करना है फिर से, क्योंकि कुछ हद तक कुछ वक्फे के लिए अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का जो सिस्टम प्रोसेस था वो रुक गया था। तो बहरहाल इस तरीके से तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी प्रोफेसर कोदंडा राम की कन्वीनर, एज ए कन्वीनर या सदारत में क्या है सो तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी गई थी या बना दी गई थी। ओके, फिर दूसरे दिन यानी 25 दिसंबर 2009 को ये कमेटी फिर से एक बार अपनी बैठक करी, वर्किंग ग्रुप्स और कुछ रेजोल्यूशन इन्होंने पास किए। अब क्या इकदाम किए जाने चाहिए इसको लेकर गौर फिक्र इन्होंने की थी। क्यों? और ये भी हुआ था कि सब लोगों ने अपनी नजरियात को अलहदा रखकर, अपने पार्टीज को अलहदा रखकर, अपने एजेंडास को अलहदा रखकर सब एकजुट होकर कैसो अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए और सीमांध्रा की ताकतों का मुकाबला करने के लिए इन्होंने तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी। ओके, तो बहरहाल तो काफी कम वक्फे में क्या है सो तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के जो क्या बोलते हैं विंग्स रहते हैं या जो सपोर्टिंग विंग्स रहते हैं, गांव गांव पर कैसे इसके विंग्स बना दिए गए थे। और इसी तरीके से अब तक जो सीमांध्रा के जो जैसे ही तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी बनी, किसी किस्म की उम्मीद नहीं थी सीमांध्रा के जो कायदीन थे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि इस तरीके से कैसे तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी बनेगी और फिर से तहरीक ये लोग क्या है चलाने का इरादा करेंगे। बहरहाल अब तक सीमांध्रा के रूलर जितने भी जो हुक्मरान थे जिन्होंने तेलंगाना में हुकूमत की थी, यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत में हुकूमत की थी, अब तक वो 2009 24 दिसंबर 2009 तक लोगों के अंदर फूट डालकर इन्होंने कैसे अपनी हुकूमत को चलाया था। लेकिन अब पूरे लोग अपनी नजरियात को, अपने झंडे को और अपने पार्टीज को और अपनी खुद की तो जातीय जो अवामी तंजीमें थी, इन सबको अलग रखकर सब मिलकर कैसे इन्होंने इन्होंने तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर एक ताकतवर, एक बहुत बड़ी ताकत कैसे तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी बन गई थी। क्यों? क्योंकि इसमें हर सियासी जमात के नुमाइंदे हैं। बराबर। तो इस तरीके से कैसा तमाम सियासी पार्टियों को लेकर तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी बना दी गई। ओके, अब इन्होंने एक हलफ भी लिया था कि क्या हलफ लिया था जॉइंट एक्शन कमेटी के जो अरकान थे कि पंचायत लेवल तक यानी गांवी सतह पर और तमाम लोगों के पहले पार्लियामेंट एमपीज एमएलए इन सबको हम इस्तीफा देने के लिए उन पर क्या है सो दबाव डालेंगे। और इसी तरीके से क्या है सो क्या बोलते हैं दस्तूरी बहरान, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जिसको कहा जाता, सभी लोग इस्तीफा दे देते तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाता।
यानी एक बहरान हो जाता तो तेलंगाना रियासत की तश्कील शुरू करने के लिए फिर से मरकजी हुकूमत पे दबाव पड़ सकता। तो इन सब हालात के बीच में क्या है सो तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपनी कार्रवाई को शुरू किया था। ओके, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे की सेशन में या आगे के लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ।